क्या जाट हरियाणा में बीजेपी को वोट नहीं कर रहा? खूब कर रहा है। ये जो हमको जो वोट मिले इनमें जाटों की वोट नहीं है। आपको याद है कांग्रेस ने कहते पन्ने पाड़ देंगे, मैं पन्ने प्रमुख बनाता था, याद है आपको? अच्छे से याद है कि नहीं है? क्या बयान दिए पन्ने पाड़ देंगे, फिर इनके पन्ने पाटे कि ना पाटे। और फिर इस चुनाव में लोग वो फिरते ले फिर गए कांग्रेसी रिलायंसमेंट में ही वो रिलायंसमेंट में वो प्राइवेट शहर जो है ना, वो प्राइवेट शहर दिखेगा। और जिस नगरी से मेरा प्यार। बादली के लोग कहते हैं कि धनखड़ साहब जो है ना काम नहीं कराते हमारे लोगों के कौन से काम है भाई? दो ही बात नहीं, दो बात नहीं हो सकती। या तो आप ब्रह्मचारी रह लो या आप गृहस्थी रह लो। दोनों बात क्यों करवाएंगे? सर, आपकी मोदी से मुलाकात पहली बार कब हुई थी? जिस दिन मैं बीजेपी में आया। तेरा राज था तो 1.5 रुपये चेक दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी की। इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भी वो कई पदों पर काम कर चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने जीवन में लंबा संघर्ष किया है और अपने इस संघर्ष की बदौलत ही आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। धनखड़ साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। राम राम जी। धनखड़ साहब, आज 1 नवंबर है। हरियाणा आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं याद करता हूँ जब हरियाणा बना तो हम तो बहुत छोटे थे, 5-6 साल के रहे। उस साल स्कूल में दाखिला लिया जब हरियाणा बना। लेकिन उस समय की बातें जो अपने बड़ों से सुनते थे तो संसाधन बंटवारे में कम मिले थे। हरियाणा की कैसे तरक्की होगी, हरियाणा के संसाधन से हरियाणा कैसे अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाएगा, ऐसे बहुत सवाल उस समय खड़े हुए थे। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, हरियाणा ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से बहुत जगह अपनी जगह बनाई है। आज हमारा बजट, हम पंजाब से राज्य से बने थे, हमारा बजट जो है वो अब 2 लाख करोड़ का है। अब हमारा पूंजीगत बजट भी, जिससे इन्वेस्टमेंट होती है, नई चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, वो भी हमारे पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। और हम जो है गाड़ियाँ बनाने का हब बने, हम मोटरसाइकिल का हब हैं, हम ट्रैक्टर बनाने का हब हैं, हम अच्छे खिलाड़ी देते हैं, हम अपना पेट भर के 15 करोड़ क्विंटल अनाज दूसरे राज्यों को देते हैं, और हम अच्छे सैनिक देने वाले राज्य हैं। और गुड़गांव जैसा महानगर हमारे पास है, जिसका अकेले का जो है जीडीपी कई राज्यों से आगे चला जाता है। तो हरियाणा ने तेज़ी के साथ तरक्की की और हर क्षेत्र में की, और इसलिए समस्त हरियाणा वासियों का इसको श्रेय है, इसकी बधाई है, अभिनंदन है। मैं हरियाणा दिवस पर समस्त हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। जब हरियाणा की स्वर्ण जयंती थी तो मैंने गीत लिखा था, हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। तो ये ऐसा राज्य है, जब मैंने ये गीत लिखा तो हरविंदर मलिक ने इसको फिल्माया था। तो उसने आके पूछा कि धनखड़ साहब, ये उच्च परंपरा आप कौन सी देखते हो? मैंने कहा सबसे उच्च परंपरा हमारी यह है, जब बेटा शहीद होता है तो दादा कहता है अपने पोते को फौज में भर्ती कराऊंगा। बलिदानों के ऊपर है, वीरता यहाँ हावी है। वीरता का जो भाव इस राज्य में है। माँ भी कहती है अपना पोता नहीं है तो पोती को भेजूंगी। अब तो बेटियां भी फौज में जा रही हैं। तो ये जो परंपरा है, ये हरियाणा की बहुत ऊंची परंपरा है। और ये ऐसी भूमि है जहाँ गीता का जन्म हुआ, जहाँ वेदों का जन्म हुआ। ये खिलाड़ियों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है, किसानों की है, जवानों की है। और भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए, यानी यहाँ गांव गांव वीर भूमि अगणित है शौर्य का था। हर गांव में शहीदों के जो है वो स्मारक बने हुए हैं। हर जगह कहानी है कोई ना कोई कि इसने कैसे वीरता का जो है। मेरे जिले में दो तो विक्टोरिया क्रॉस विनर, एक अशोक चक्र विजेता है। जाओगे कहानियां सुनोगे तो गांव गांव में वीरता की कहानियां हैं। तो ये वीरों की भूमि है, तो ये खिलाड़ियों की भूमि है, और कुछ करने का जज्बा है। मैं एक बात कहता हूँ, आज फिर दोहराऊंगा, हरियाणा हांगे का। और जब हमारा नौजवान, हमारा जवान हांगे को फोकस कर लेता है तो वो दुनिया के शिखर पर पहुंचता है। यो मेरा संदेश है भाई, हांगा अपने में है, फोकस कर लियो, दुनिया जीतने का सामर्थ्य हरियाणा वासियों में है। सर, बीजेपी सरकार का जो तीसरा टर्म है, इसको 1 साल भी पूरा हो गया है, तो क्या कुछ उपलब्धियां रही और किस तरीके से आपने एक साल को देखा है? देखिए, 1 साल नहीं 11 साल देखो। इस 1 साल में भी बहुत सारी चीजें आई हैं। आज लाडली बहना योजना शुरू हो रही है। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी का ने जो घोषणा पत्र बनाया उसकी अध्यक्षता मुझे दी थी। वो पंक्तियां लिखने का मौका मिला, आज इम्प्लीमेंट हो रही हैं।
आज ई रजिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। आपको ज़मीन के कोई रिकॉर्ड वगैरह लेने हैं, वो भी आज उस नाते से अच्छी शुरुआत हो रही है। हम जा रहे हैं अभी, जो स्कूल में मिड डे मील मिलता है उसमें भी खीर पिंडी हमारे विट्टा का सामान जो है वहाँ पहुँचेगा। तो निश्चित रूप से हरियाणा के लिए आज मिठास का दिन है। तो मैं इस नाते से भी नायब जी को भी और पूरी सरकार को, और जो अगर आप 11 साल का सफ़र देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, हर क्षेत्र की बातें हैं। एक एक क्षेत्र के आप सवाल पूछते जाओगे और अपनी चर्चा जो है आगे चलेगी। आपके सवालों का मौका दो, नहीं तो मैं मेरा लगातार जो है वो नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सवाल तो चलता रहेगा। इसलिए आपको सवालों का मौका दो, इसलिए मैं मेरी बात को यहाँ थोड़ी मैं रोक रहा हूँ। सर अब कुछ राजनीति बातें भी करेंगे। अगर हम 2014 की बात करते हैं जिसमें आपने चुनाव जीता था, तो उस समय आप कैबिनेट मंत्री बने। आप ने जो है कृषि का जो एक बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, देश भी कृषि प्रधान देश है, उसमें आपने कई क्षेत्रों में काम किए हैं। लेकिन बात किसान, सरकार आज भी ये कह रही है कि हमें 24 फसलों पर एमएसपी दे दी, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें वो दाम अभी भी नहीं मिल रहा है। ये गैप क्यों है? देखिए ये तो एक तो आप थोड़ा दो बातें करनी पड़ेगी। मान लो सबको राशन मिल रहा है और 4 लोगों को राशन नहीं मिला, तो जरूर कहेंगे कि हमको राशन नहीं मिला। उन 4 का भी आपने ध्यान करना पड़ेगा और उन 4 को खोजना पड़ेगा। आपको पता है ना कि यहाँ 6-7 करोड़ क्विंटल एमएसपी पे खरीद होती है हर फसल पे। आप सहमत हो ना? बिल्कुल। तो जो बच गए उनकी भी बात करनी चाहिए। आप समझ गए? तो इसलिए जो ये मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मोदी जी की रैली थी रेवाड़ी में 15 सितंबर 2013, और एक मेरा भाषण बहुत वायरल हुआ कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने में पड़ेंगे। आप भी निकाल के ढूंढ सकते हो। बिल्कुल सुना था सर मैंने, जो सैनिकों की रैली थी वो। हाँ, सैनिकों की रैली थी। तो अब आप देखो, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम क्या किया किसानों के लिए? हमने जो कंपनसेशन 6,000 रुपये था उसको 12 किया। जो 1.5 रुपये के चेक आया करते उसको कम से कम 500 रुपये किया। 1025 करोड़ का मुआवजा पहली गेहूं की फसल पे दिया। ये सब आंकड़े हैं, ये बातें नहीं है, रिकॉर्ड में लोगों के खाते में गया है। 940 करोड़ रुपये का दूसरा सफेद मक्खी का जो है वो किसानों को पहुंचा, कपास के फसल वालों को। अभय सिंह चौटाला पहले तो नहीं बोले, तब तो बांट दिया, अब सफेद मक्खी पे क्या दोगे? उस समय वो विधानसभा में वो भी थे, विपक्ष के नेता थे। तो हमने 940 करोड़ वहां भी दिया। फिर बोले धनखड़ साहब ये तो 2000 करोड़ रुपए धरे थे, बांट दिया आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के, आगे क्यों दोगे? हम फसल बीमा लेके आए और फसल बीमा से 1100 करोड़ रुपया जो पहले साल की रिवाज पड़ी थी, उतना मुआवजा लगभग हर साल दिया है इन 11 सालों में, जो कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। भूपेंद्र हुड्डा आज कर 70,000 रुपये दे दो। अरे भाई, एक किला बैठता तो 50,000 का, कौन 70,000 मांगने लग गया। जब तेरा राज था तो 1.5 रुपया चेक दिया करता। ये लोग बौड़े को नहीं समझे, सारी बात वायरल हो रहे हैं, सारी समझे बातें, वो चेक आज भी वायरल हो रहे हैं। तो हम फसल बीमा लेके आए और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो ड्राफ्ट बना के, क्योंकि मुझे पता था रिसोर्स चाहिए, प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में गया। मेरा एक स्टूडेंट जो बीमा कंपनी में काम करता था, धर्मेंद्र, उसको गैल लेके गया। हम दोनों बैठे, हमने सारी बात वहां विस्तार से उन अधिकारियों के सामने रखी। आज अरुण जेटली जी स्वर्ग में है, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा धनखड़ जी अब इसको मैं लागू करूंगा, देश भर में हम लागू करेंगे, प्रधानमंत्री जी की हमको निर्देश मिल गए, अब आप इस पर मत बोलना। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरे तो घीसा गल गया। तो मैं कहा जी क्या रुपये दोगे? बोला 15,000। मैं कहा ना जी। बोले क्यों? मैं 12 तो मुफ्त में देने लग रहे, आपका बीमा फिर कौन लेगा? तो क्या करें? मैं कहा जी कम से कम 25,000। उन्होंने बात मानी और आज फसल बीमा, जब ये आपको याद है जब ये फसल बीमा शुरू हुआ तो सारी अपोजिशन कहती मत लो मत लो मत लो, और मन ने दूल्हे में पद यात्रा करी थी उस गर्मी में, भयंकर गर्मी, अगर ले लो ईब, ये वह बात ना कहते मत लो, ईब कोई गए परे जहन तो उसकी बात उठाओ, ये वो विपक्ष है, याद रखो। इनने फसल बीमा हम लेके आए, फिर हमने देखा भाई इनको तो मिल गया, इनका क्या होगा? जो बड़े सब्जी वाले हैं उनके लिए भावांतर भरपाई लेके आए। उस समय हमने 14 फसलों की खरीद शुरू कराई, मोटे तौर पर 14 थी, अब नायब जी को बधाई देंगे, उन्होंने 24 कर दी। वो 12,000 अब 15,000 रुपये हो गया। तो किस तरह से हमने एक एक चीज को आगे बढ़ाने का काम किया कि किसान के जो वादा था ना, ओड़े सरकार के खजाने पड़ेंगे, तो वो उसको पूरा किया, फसलों की खरीद का पूरा किया। अब वो बार बार मेरी एक फोटो और दिखाते थे, मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, बोला देखो धनखड़ साहब ने जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वह फोटो बड़ी वायरल हुई। अब मुझे इस बात की खुशी है
A2+FL दिलाने का काम हमने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखवाया 14 में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने उसको लागू किया। मैं आभारी हूं आदरणीय अमित शाह जी का, उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जींद की रैली में क्रेडिट दिया कि ओम प्रकाश धनखड़ ने देश भर में हांड हांड के और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने का। सर आप लोगों ने इतने काम तो इसलिए हम उसको भी करा पाए कि सरकारी खरीद जो है वो 50% प्रॉफिट के साथ A2+FL, तो उस पर हम कराने में कामयाब हुए। ये मैं कहूँगा कि कृषि क्षेत्र में फिर हर जिले में एक्सीलेंसी सेंटर, अपने जिले में भी या झाझर में भी हमने फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर बनाया। मेरा सपना ये था कि इस इलाके में अगर हम फूल उगाएंगे, मैंने हिसाब लगाया सबसे ज्यादा रुपये क्या में है। कई काम हम नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, मुर्गा पालन में बहुत रुपये हैं, मछली पालन में बहुत रुपये हैं, लेकिन हमारा थोड़ा इलाका सात्विक सा है, वेजिटेरियन है, उन पे नहीं जा पाता, तो उसके बाद सब फालतू रुपये फुल्ला में। मैं फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर लेके आया, और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का कि बागवानी में हम आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के पास है, मेरे रुपये कमाओगे, मेरे खिलाफ धरना शुरू करा दिया। यूनिवर्सिटी ले आया रहे, यूनिवर्सिटी रहे लोगो, ये कांग्रेसी बहुत बदमाश हैं, इन इस इलाके की तरक्की देखी नहीं जाती। मैं आपसे पूछूंगा 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, बादली हल्की की तरक्की का एक पॉइंट बता दो। ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ सब डिवीजन ले आया, तहसील ले आया, 2 ब्लॉक लेकर आया अपने रहते हुए, और उन्होंने कोई इस इलाके में विकास कराया हो कि भाई या ले आए हमारी खातिर यो दिया। आज आपको तहसील की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, आज आपको डीसी डीएसपी और एसडीएम बैठते हुए बड़ी खुशी होती है मेरे को। कल भी मैं था, एसडीएम बादली का एसडीएम रहे यहाँ, मतलब जो है ना पटवारी तो ऊपर अधिकारी नहीं था, ग्राम सचिव तो ऊपर, वो हमने करके दिखाया। लेकिन भाई जड़त खोरिया तो कोई किस तरह रुक सकता है, ये तो इनका काम। तो अब मैं एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है भाई, पुष्टि तो लोग करेंगे, मैं जो है ये बात की न्यू बताऊं, 87-88 में कभी उनका राज था। अब उस राज के समय की बात, अब आप ये देखो 10 साल तो हुए हो गए, 90 तक के बाद से गिनना शुरू करें, 25-35 और फिर इस चुनाव में लोग वह फिरते ले फिर गए कांग्रेसी, बोला भाई तेरे ने डीएसपी ला दूंगा, तेरे ने इंस्पेक्टर ला दूंगा, तेरे ने और ला दूंगा। क्यों? हम तो यह बात कह नहीं सकते थे, हमने तो मेरिट पर नौकरियां का रुका मार रखा, और वह फिरते ले फिर गए। तो भाइयों लोगों बैक हो गए कत्ता ही, 35 साल तो हो गए, ये बात नहीं, अब बात भी पुरानी होली, ये तो आगे और जाना पड़ेगा, या समझने वाली बात कब शुरू होगी। इतने भोले लोग हैं, ये भी रिलायंसमेंट शहर बनेगा ना, बताओ सैनी साहब, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमने बादली वह बनाई थी नगरी, गांव से आप पे तुड़वा ली रिलायंसमेंट में, ही वो रिलायंसमेंट में वो प्राइवेट शहर जो है ना, वो प्राइवेट शहर दिखेगा, और जिस नगरी से मेरा प्यार, वाह बटे तुड़वाए बैठे। ये आप देखो भाई किस तरह से ये भोला समाज है। हमें आपके मीडिया के माध्यम से भी कहूंगा कि जागृत करो अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए। ये अगर जागृत नहीं हुए तो हमारी कोई तरक्की तो होगी, कोई और ले जाएगा। अब ये फड़ कौन खागा? जो तरक्की के फड़ हैं वो खाएंगे, जो यहाँ डेवलपमेंट में बाकी में लगे हुए हैं। हम पीछे रह जाएंगे, लोकल लोग पीछे रह जाएंगे। मैंने कही थी, इलाका विकसित हो जाता है, लोगों का पलायन हो जाता है। सर मैं आपको जो गुड़गांव के मूल बासिंदे हैं, अब विकसित तो हो गया गुड़गांव, वो तो गांव छुप रहे हैं, और सेक्टर बड़े हो गए, माल बड़े हो गए। तो विकास हो तो उन लोगों का भी विकास साथ में हो, तब विकास होता है। और उस विकास के लिए लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। सर आपने 2014 से 2019 तक बादल में खूब काम कराए हैं, आपने खूब पैसे दिए हैं गांव में विकास के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता आपको नकार क्यों रही है? वजह क्या है इसके पीछे? मेरे ख्याल से तो आधी बात तो मैंने पहले ही बता दी कि एक तो मारले जो है उस वहां आ जाए हैं भाई, सीएम बनाओ, सीएम बनाओ। क्या आज भी उड़ा प्रभाव लग रहा है? सीएम बनाओ 10 साल तो कटवा दिए वनवास में। ये झूठे नारे थे। ईब क्यों नहीं पता देश में कितने कांग्रेस आओगी? संभावना तो कम लग रही नहीं है ना, तो अड़े कोई संभावना किसी ने दिखा है? तो ईब लोगों का बहम उतर लिया। ई बड़े 8 सीटा पे देखो, सोनी पताड़ा का तो उतर गया पिछली बार ही, आए 8 में, एक सीट छोड़ गए, है ना, वो 8 में नहीं आए, इसलिए उनके अपने मंत्री हैं। अरे बड़े काम चला रहे, उधार के मंत्री थे ना, तो अड़ा अपने मंत्री होते।
बिल्कुल। ईब हमने लियाने पड़े हैं, उड़े तो बुला के लियाने पड़े, कदे कद राणा साहब आप आ जाओ, कदे कद अरविंद शर्मा जी आप आ जाओ, बुला के लियाने पड़े हैं। ईब के झाझर का भी और रोहतक का भी, इन दोनों का भी जो है वो भरम टूट लिया है कि यो सौदा ईब आगे जान का नहीं है। उड्डार की गाड़ी अब रोहतक तक लिखड़े को नहीं, अरीब के लोग फुल के बीजेपी के साथ आओगे। एक तो यो था, दूसरा वह बात बता दी, ये फीते ले ले आड़े जो पहले बता दी मैंने। ये दो ये बात थी जिनके लोग हम चक्कर में डाल दिए थे, इन लोग समझ में आ गई, चक्कर में ना पड़े। सर, जिस टाइम आप मंत्री थे उस टाइम आपने एक 7 स्टार स्कीम लागू की थी। पंचायतों में हमने देखा कि प्रतिस्पर्धा हो गई थी, और दूसरी आपने एक गौरव पट लेके आए थे और एक आप महाग्राम जो है वो लेके आए थे। लेकिन भाई एक बात पा जा, पढ़ी लिखी पंचायत हमने बनाई, पंचायतों की औसत एज हुई 33 साल। आज भी हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां शिक्षित पंचायत है। हमने बढ़ाया इस बात को आगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हमने बजट बढ़ाए, जिला परिषद 25 करोड़ रुपए ले गए, हमारी जो पंचायत समिति ब्लॉक समिति कहते हैं वो 2.5 से 5 करोड़ रुपए ले गए। पंचायतों को अधिकार दिए 20-20 लाख रुपए तक खर्च करने के, और खुल के बजट दिया उस समय मैंने कि ज्यादा से ज्यादा विकास हम अपनी युवा पंचायतों से, इनके माध्यम से। अभी भी 35 साल औसत उम्र है, तो उस नाते से यंग लोग आगे आए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 1 लाख यंग लीडर आगे आने चाहिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अरे ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री जी की उस भावना को, उस इच्छा को, उस प्रेरणा को, क्योंकि वो हम देखते थे जब हमारे प्रभारी थे, उसी प्रेरणा को पूरी करने के लिए एकदम यंग लीडरशिप ले आए हम पंचायतों में, जिला परिषदों में। आप देखिए, अब आपको एक्स सरपंच बूढ़े आदमी नहीं मिले खंड के आड़े, एक्स सरपंच भी अब जवान मिले हैं। तो उस नाते से, और वर्तमान सरपंच तो जवान है ही है। तो पंचायती राज को बल्कि शहरों ने बाद में फॉलो किया मेरी बात को, नगर पालिका ने बाद में फॉलो किया। मैं पंचायत मंत्री था, कविता जैन जो है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय मंत्री थी, उन्होंने हमारी बात को फॉलो किया, वो अभी नगरों में भी लेके आए। अब हमारी टोटल आप देखोगे कि एवरेज एज हमारी जो है इनकी बहुत कम है, और अच्छा काम जो है उस नाते से करना शुरू किया। तो पहला एक विषय ये किया। दूसरा, ग्राम गौरव पट लगाए कि लोग अपने बुजुर्गों पर गर्व कर सके, जान सके मेरे बुजुर्ग शहीद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अच्छे खिलाड़ी थे, दानवीर थे, तो उस पर गर्व कर सकें। तो उस नाते से हर गांव में ग्राम गौरव पट लगाए, तो वो एक अच्छा विषय था। फिर हमने एक आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू की कि भाई 7 स्टार देंगे, जहां बच्चियां सारी स्कूल जाएंगी, बच्चे सारे स्कूल जाएंगे, उनको 1 स्टार देंगे। जहां लड़कियों की जनसंख्या लड़कों से ज्यादा होगी या बराबर होगी, उसको 1 स्टार देंगे। स्वच्छता होगी, उसको 1 स्टार देंगे। ग्रीनरी अच्छी होगी, पर्यावरण अच्छा होगा, उसको 1 स्टार देंगे। गांव चंदे तक कोई काम करा होगा, उसको 1 स्टार देंगे। गुड गवर्नेंस करेंगे, उनको 1 स्टार देंगे। ऐसे पूरी 7 स्टार योजना बनाई अलग अलग। अच्छा कंपटीशन हुआ। लेकिन भाई क्या है कि ये कहने मुझे कोई दिक्कत नहीं, सरकारों में अडोकीजम होता है। एक मंत्री है, कुछ अच्छी स्कीम लेके आता है, दूसरी मंत्री आता है, उसको लगता है कदे उससे मंत्री का नाम ना हो जाए, वो अपनी कोई नई चीज लेके चलता है। एक अफसर आता है, वो कुछ शुरू करता है, दूसरा अफसर आता है, नहीं इसको जरा ऐसे करो। तो ये भी एक कठिनाई आती है। तो उस नाते से, नहीं तो बहुत अच्छी स्कीम थी, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, बल्कि देश भर में रिपीट किया जाना चाहिए था, जिससे एक आपसी स्पर्धा पंचायतों में उत्पन्न हो, एक से एक अपना, जिसको मैं कहता हूं, मेरा मंत्र भी है जीवन का, कि लोग अपना बेस्ट दे सके और औरों से भी उनका बेस्ट ले सके। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। तो हम इस रास्ते पर भी जो है हमने उनको आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ ग्रामीण सड़कों का जाल भी हमने उस समय जितनी ज़्यादा बढ़ सकती थी, उस नाते से मेरे पास ये जो मार्केटिंग बोर्ड भी था, उसमें हमने अच्छा काम करने का काम किया। जितनी उस समय ये भी आई, भैया हमारे चौपाड़ नहीं बना दो, तो चौपाड़े वाले काम में भी हमने उस नाते से अच्छा काम किया। ग्राम देवता हम आप सब जगह पूजते हैं, तो जहाँ भी ग्राम देवताओं की मांग आई कि वहाँ कुछ ना कुछ शेड बन जाए, कोई हॉल बन जाए, तो उसमें भी अच्छा काम किया। यानी एक एक चीज में देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पहले जब हम छोटे थे ना, तो लड़ाई चलती थी, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई। अब ये इन 5 चीजों का कोई संकट नहीं था जब मैं मंत्री था। तो दिक्कत क्या की थी? कमाई, रोजगार कैसे बढ़े। दिक्कत क्या की थी? सफाई, है ना। दिक्कत क्या की थी? शादियां। और दिक्कत क्या की थी कि ट्रांसपोर्टेशन। दिक्कत क्या की थी? बिजली के बिल। ये मेरे समय के चैलेंज थे। तो अब उस पर कैसे एक एक पर विचार करके जनसंख्या संतुलन हो, उस पर सरकार ने काम किया।
किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन बेटर करें, क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों पर, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल से 60-70% पे गाड़ियां मोटरसाइकिलें हो रही होंगी, तो वो बेटरमेंट कैसे हो कि व्हीकल्स सबको समय पर मिल जाए। हमारे जमाने में कम व्हीकल थे तो सभी इसमें जाते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी उस समय सबके दबाव में अच्छी होती थी। लेकिन एक जो ऐसा वर्ग रह जाता है जिसकी पहुंच कम है, उस समय पब्लिक वो अच्छा करना, तो मैं सरकारों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नई गाड़ियां हैं, टाइम मैनेजमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा काम करे, तो ट्रांसपोर्टेशन। प्रधानमंत्री जी भी इस काम पर लगे हैं, बिजली के बिलों में राहत दी गई है, अब हर घर पे सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे इस कारण से वो दिक्कत नहीं आए। मिनिमम कमाई सरकार ने पकड़ा, 1 लाख से कम वालों को कैसे हम कमाई सब कराना शुरू करें, कम से कम उस पे लगे। 1,80,000 वाले को क्या क्या दे सकते हैं। तो जो अपने जमाने के जो सवाल होते हैं, क्योंकि स्कूल मिल गए थे, अस्पताल या ये भी सब हो गए थे, तो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई के चैलेंज की बजाय अगले चैलेंज जो शुरू हुए थे उन पर फिर जैसे आपने महाग्राम की बात की, तो कीचड़ होने लगा था, पानी का पानी उपलब्ध हो गया, तो शौचालय बने हमारे समय में हर घर में। आपको याद होगा पंचायत में मैंने पहले ये शर्त दी थी भी शौचालय होगा, तो 2.25 लाख शौचालय एक साथ बने थे। प्रधानमंत्री जी ने तो इतना बड़ा उस काम का, हरियाणा में कहूँ तो डंडा ठाया कि हर घर में बना शौचालय बना दिया। 10 करोड़ से ज्यादा, 11 करोड़, 10 करोड़ 11 करोड़ के बीच में। तो ये ग्रामीण विकास जो है वो इस समय में मैं कहूंगा कि गति पकड़ा है, और उस नाते से और बेहतरी की तरफ हम ग्राम्य जीवन में गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं ढूंढ ढूंढ के जो लाभार्थी है उस तक चीज पहुंचाऊंगा। दवाई वाले मामले में भी महंगी होती थी तो लोग इलाज नहीं कराते थे, तो आयुष्मान का कार्ड मिल गया, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सबको मिल गया, उसमें भी आगे बढ़े। तो ऐसे स्कूल में भी क्वालिटी, सरकारी स्कूल में बढ़े, तो सांस्कृतिक मॉडल स्कूल, पीएमसी स्कूल, इस पर भी आगे गए। हर क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम करने का काम। सर, 2024 के चुनाव की हम बात करें तो 2024 में ऐसा लग रहा था कि भाई कांग्रेस जो है वो आ रही, बीजेपी जा रही है, तो वजह क्या रही, किस तरीके से चुनाव जो है वो घूमा है कि बीजेपी ने फिर से सत्ता में हासिल की, और आपको ऐसा लगता है कि क्या आप भी इसी वजह से चुनाव हारे 2024 का? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस को वो अब कांग्रेस ना तो क्षेत्र के मुद्दों को ठीक से पकड़ पाती है, ना संगठनात्मक काम ठीक से कर पाई। आपको याद है कांग्रेस ने कहते पन्ने पाड़ देंगे, मैं पन्ने प्रमुख बनाता था, याद है आपको? अच्छे से याद है नहीं है? कहवे बयान दिए पन्ने पाड़ देंगे, फिर इनके पन्ने पाटे कि ना पाटे। बिल्कुल, मेरे पन्ना प्रमुखों ने पिछली बार सरकार बनाई। अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रभाव होता है राजनीति का। अब ये प्रभाव है, सिरसा जिला है, जैसे हम सीट नहीं ले पाए, हम रोहतक और झज्जर में सीट नहीं ले पाए, अलग अलग तरह की राजनीति के अलग अलग, बाकी जिलों में हम खूब सीट ले पाए। तो ये एक टापू के क्षेत्र में, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भाई यहाँ इनको लगता था दो बातें कारण बनी। मैंने कहा, एक तो लगता था कि इनका जो स्लोगन चलता है कि भी हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम अपनी सरकार लाएंगे, इलाके की सरकार लाएंगे, अब उसकी पोल खुल चुकी है। उसको बार बार कितनी बार कहा लो, लोग नहीं बेरा बैठ रहे। एक तो लोग आप पे कहें इनकी पोल खुल गई, इनका सौदा ही कुछ है नहीं, और दूसरी बात जो है वो, क्योंकि कांग्रेस की पूरे देश में पोल खुल गई, देश के एजेंडे को, देश की नब्ज कोई नहीं पकड़ पा रही। दूसरा है संगठनात्मक, वो भी कांग्रेस का कभी हो नहीं पाएगा। बीजेपी का संगठनात्मक नेटवर्क बहुत अच्छा है। बीजेपी हर पन्ने पन्ने बूथ बूथ तक काम करती है, नीचे तक का कार्य करता है। इनके और हमारे वर्कर में भी फर्क है। इनका वर्कर जो है वो नेताओं का वर्कर है, हमारा वर्कर पार्टी का वर्कर है। हमारे कार्यकर्ता से नेता बनते हैं, इनके नेता अपने कार्यकर्ता बनाते हैं, और इसलिए अपने अपने पर वो भिड़े रहते हैं, लड़े रहते हैं। तो ये एक वर्षों में, कभी कांग्रेस में अच्छे हुए होंगे जब आज़ादी की लड़ाई थी, हम तो थे नहीं, लेकिन उस समय कांग्रेस का बड़ा नाम था, उस समय विचारधारा के लिए लोग लगे होंगे। अब विचारधारा के लिए नहीं है, अब लोग जो है वो व्यक्तिगत राजनीति के लिए लगे हुए हैं। अपनी राजनीति, उसको चाहे क्षेत्र का नाम दे दो, चाहे जाति का नाम दे दो, चाहे कुछ भी नाम दे दो, लेकिन है उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स। और इंडिविजुअल पॉलिटिक्स और जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है, विचारधारा की राजनीति है, क्षेत्र और देश के विकास की राजनीति से उसका अंतर है। लोगों ने उसको समझ लिया है। अब लोग इंडिविजुअल पूजा में जाने वाले नहीं है। अब भारत वो नहीं बचा है इंडिविजुअलिस्टिक पूजा में, बल्कि जो है अब वो बात बहुत दूर चली गई है। एक बादली के लोग कहते हैं कि धनखड़ साहब जो है ना काम नहीं कराते हमारे, एक ये प्रचलन बड़ा है लोगों के बीच में, ये धारणा बनी हुई है। देखिए, इंडिविजुअल काम की बात कर रहा हूं। दो बातें हमारी सरकार ने इंडिविजुअल कामों को सिस्टमेटिक बनाया।
हमारी सरकार की बड़ाई किस बात पे है? ऑनलाइन पे। मेरिट पे नौकरी देते हैं। हमारी सरकार की किस बात पे बड़ाई है? ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। लोगों के कौन से काम हैं भाई? दो ही बात नहीं, दो बात नहीं हो सकती। या तो आप ब्रह्मचारी रह लो या आप गृहस्थी रह लो। दोनों बात क्यों करवाएंगे? दोनों बात नहीं हो सकती। या तो आप मेरिट पे चल लो, या आप ऑनलाइन सिस्टमेटिक ट्रांसफर पे चल लो, या आप अपने हाथ में लेकर रख लो। अब ओम प्रकाश, इसमें ओम प्रकाश का सारी बीजेपी का यही है, सारे प्रदेश में या जिन प्रदेशों में भी एक इस तरह से मेरिट पे नौकरी चली हुई है, वहां ये तो नहीं हो सकता आप नेता के हाथ में पावर दे दो। नेताओं ने अपनी पावर निहित की है मेरिट में। नेताओं ने अपनी पावर निहित की है। नहीं तो क्या था, शुरू वाले साल में मुझे याद है, जब तक हम ये नहीं कर पाए थे, सारे तो मास्टराओं थे, इब कोई आवे है। सारे नौकरी लगनियाओं थे, ईब नहीं आते। शुरू में बहुत था, ईब नहीं आते। ईब तो उल्टा है, जिस दिन नौकरी लग गए, सरकार का हुक्म ये आता है भाई आपके हल्के में 100 बालक नौकरी लग गए, 50 बालक नौकरी लग गए, उनका घर ही मिठाई दे के आओ। अब हम जाते हैं। पहले मार पाया करते। तो भाई दोनों बात तो नहीं हो सकती। इसलिए हाँ, बाकी जो भी लोगों के सार्वजनिक काम है, छोटे मोटे जो इसके अलावा कोई काम है, उसमें मैं हाजिर खड़ा रहता हूँ रोजाना। वो तो लोगों को पता भी। अब ये बात वह देखें कि उससे तुलना करें जो नेता अपने हाथ में रखते थे नौकरियां, जिसमें वो पैसा भी बनाते थे। आपको पता है, बिल्कुल, है ना? कोई छुपी हुई बात नहीं है हरियाणा में, है ना? पर्ची खर्ची, पर्ची खर्ची खत्म हो गई। अब ये पर्ची खर्ची वालों के सपने या बीजेपी राज में कैसे पूरे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते भाई, दोनों काम नहीं हो सकते। तो ये इस रास्ते पे देश और प्रदेश चल पड़ा है। बच्चे पढ़ने लग गए हैं। ये तो भाई अपना पढ़ाओ, ये हम उनकी मदद कर सकते हैं। प्राइवेट में भी करा, जो भी आ जाए उसकी कहते हैं प्राइवेट वालों को, भाई देखिए इसका भी देखिए, ये सरकारी में नहीं जा पाया, है ना? जो जा पाए भाई वो अपने अच्छे से कर रहे हैं, खुश भी हैं। तो लोगों की काफी बड़ी खुशी है। बल्कि बार बार बीजेपी की सरकार लोग इसलिए बना रहे हैं, इन्होंने अच्छे काम किए। सर, एक स्वदेशी के ऊपर बड़ा फोकस कर रही है सरकार, तो झज्जर में किस तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ योजना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, लोकल पर वोकल होना, ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है, और हम अपनी चीजों को बढ़ाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अब कल मैं कैसे चीजें बढ़ती हैं उसकी बात करूंगा। कल मैं भादोगढ़ में था। कल भादोगढ़ वालों से पूछा मैंने, भाई सबसे अच्छी बर्फी भादोगढ़ में कौन सी मिलती है? तो पता उन्होंने क्या कहा? झज्जर वाले दुली चंद, उसकी दुकान यहाँ भी आ गई है। यानी वो इस शहर से निकल के दूसरे शहर में पहुंच गया है ना? हांसी के पेड़े, गोहाना की जलेबी, तो जैसे मिठाई, इसी तरह से अपने जिले का अमरूद बहुत अच्छा है। जो भी खा ले उसके टेस्ट को भूलता नहीं है। लेकिन अभी अपने अमरूद की ब्रांडिंग नहीं हुई है। केवल अपने लोकल लोग बेचते हैं सड़कों पे खड़े होकर। हमने कोई ना कोई पैकेट बना के, झज्जर नंबर 1, झज्जर नंबर 2, झज्जर नंबर 3, झज्जर ए, है ना, झज्जर श्रेष्ठ, झज्जर सर्वश्रेष्ठ, अलग अलग नाम दे के अपने ब्रांडिंग के साथ बेचेंगे तो फिर लोग नाम से मांगने लगते हैं। जब तक नाम नहीं जाएगा तो लोग नाम से नहीं मांग पाएंगे। हमने इसमें ये काम करना पड़ेगा कि हम उसको नाम दें। इस तरह से मिट्टी के बर्तनों के काम में हम बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ इस बार कई लोग आए मेरे जन्मदिन पे, जो मिट्टी के ही वो कप वगैरह लेके आए। अपनी झजरी बहुत अच्छी बनती है। तो जो मिट्टी का काम है उसमें भी, अब उसमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक क्लास बनती जा रही है जो इनमें ही पीती है। और देखो 5 स्टार वगैरह में तो 1 टाइम यूज के भी लोग पी सकते हैं। स्कोरों में तो लोग यहाँ पी लेते थे, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जिनका पैसे ही 50 रुपये लगता है, तो उस 50 रुपये वाले कप में तो वो पिएगा जो कम से कम 500 रुपये कॉफ़ी पिएगा। है ना? तो उस नाते से वो उसका ये हो सकता है कि भाई वो 1 टाइम यूज वाला लेकर आओ, है ना? तो वो उस नाते से, लेकिन इसको भी देखो, आपका जो बेस्ट है ना, उसकी मार्केटिंग भी आपने बढ़ानी पड़ेगी, उसका बार बार जिक्र भी आपने लेना पड़ेगा, उसकी बात को आगे प्रधानमंत्री बढ़ाते हैं। कितनी बार हरियाणा के कितने क्षेत्रों की अच्छी चीजों का वो नाम लेके जाते हैं। मैं प्रशंसा करूंगा उनकी, हमारी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम अपनी लोकल चीजों को कैसे आगे बढ़ाएं, ये समसामयिक जरूरत है। और इसमें सबने काम करना चाहिए मिलकर कि अपनी चीजों को हम आगे बढ़ा सकें। जमाना ब्रांडिंग का है, जमाना मार्केटिंग का है, जमाना सर्विस का है। हमने उस पर आगे जाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज जब परंपरा से चलती है ना, तो उसमें
गुजारे के पैसे आते हैं। जब उसमें आप कुछ अपनी मेहनत जोड़ते हो, बुद्धि जोड़ते हो, जिसको उद्यमशीलता कहते हैं, मेहनत प्लस बुद्धि, खाली मेहनत नहीं, मेहनत तो सब लोग ही करते हैं, लेकिन थोड़ी बुद्धि उसमें जोड़ते हो तो फिर उससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो और उस रास्ते पे बढ़ना पड़ेगा। सर, आपकी मोदी से मुलाकात पहली बार कब हुई थी? जिस दिन मैं बीजेपी में आया 1996 में मुझे बीजेपी का दायित्व मिला था, तो मैं केंद्रीय कार्यालय गया था। टी.एन. गोविंदाचार्य जी जनरल सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने कहा कि पिछले कमरे में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वो आपका एरिया देखते हैं, एक बार आप जाकर मिलिए। उसी दिन मेरी मुलाकात हुई थी। मेरी सारी राजनीति उन्हीं के साथ है, अब भी उन्हीं के साथ है, शुरुआत भी उन्हीं के साथ हुई थी 96। उस समय वो ये इलाका देखते थे, तो मैं उन लक्की लोगों में हूँ बहुत नज़दीक से जिनको काम करने का मौका मिला। वो हमारे प्रभारी थे, तो मैं महामंत्री था हरियाणा प्रदेश का, उनके साथ बहुत चीज़ें नज़दीक से सीखने का मौका मिला। फिर जब वो गुजरात चले गए तो वहाँ चुनाव में हमको ड्यूटी देते रहते थे। चुटनी माटे कहते हैं गुजरात में चुनाव के लिए, तो मुझे वो हमेशा सुरेंद्रनगर जिला देते थे। सुरेंद्रनगर जिला भी मेरे लिए ऐसे जैसे झज्जर जिला, वहाँ भी मैं हजारों हजार लोगों को जानता हूँ, सब कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, तो हर बार ड्यूटी मुझे वहीं मिलती थी। 2002 की चुटनी माटे शुरू हुआ था 7 भी 12 भी 14 भी, तो मुझे गुजरात का काफ़ी एक्सपोजर मिला। फिर उन्होंने कहा कि एक हम देशव्यापी कृषि मेला करना चाहते हैं, तो मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था, तो देश भर से 1200 से ज़्यादा किसानों को हम उसमें लेकर गए थे। फिर उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम बना रहे हैं, और मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था। मैं मानता हूँ जीवन में लक या उनकी कृपा महात्मा की और उस समय के लीडर नरेंद्र मोदी जी की, कि उन्होंने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा मिट्टी इकट्ठा करने का काम दिया। कल ही सरदार पटेल की जयंती थी, तो वो देशव्यापी मुझे सरदार को समझने का, देश को समझने का और जबरदस्त मौका दिया। ये कृतज्ञता है मेरी, तो वो जो काम मुझे मिला। और फिर उन्होंने कहा कि भी हम एक सैनिक रैली करना चाहते हैं रेवाड़ी में, तो सैनिक रैली करने की उसका हिस्सा बने, तो बहुत सारे, और बाद में भी जब प्रधानमंत्री बने तो हमको यहाँ मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में मिला, अध्यक्ष के रूप में मिला। लगातार कोई ना कोई उनका मार्गदर्शन भी मिलता है और स्नेह भी मिलता है। मैं आभारी हूँ कि नियति का, प्रकृति का, ईश्वर का, जो मुझे अपने समय के सबसे शानदार लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। सर, एक जीएसटी जो है वो कम किया गया है और इसमें सरकार ने खूब ब्रांडिंग की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव में ये काम किया गया है। ऐसा है कि 2 लाख करोड़ जीएसटी कम हुआ और सरकार ने अपना एक तरह से हिस्सा छोड़कर आगे बढ़ी। 4000 करोड़ का हरियाणा में कम हुआ, 5200 कुछ रुपए, 83 या कितने रुपए हर हिस्से बांटे आ जाएं अगर खरीदे तो। विपक्ष का तो अब कुछ तो लोग कहेंगे, कहने के लिए उनके वाक्य, लेकिन उनका दबाव वगैरह कहाँ बचा है। वो अपनी स्थितियां सुधारें, अभी अपने हालात को अच्छा करें। अब विपक्ष को बयान तो देने ही होते हैं, तो बयान उनके बयान देने से तो आप किसी को रोक नहीं ले सकते, लेकिन विपक्ष जो है उस प्रकार के सामर्थ्य में अभी काम नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार के सामर्थ्य से विपक्ष को अपनी स्थिति सुधार के काम करना चाहिए। उनकी लीडरशिप में, उनके मुद्दों में, उनके काम में, चाहे हरियाणा की कांग्रेस हो चाहे देश की कांग्रेस हो, वो सौदा बचा नहीं है वो, तो इसलिए वो अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सने सने, अगर और भी नहीं समझे तो और अप्रासंगिक हो जाएंगे। वो मुख्य धारा को पकड़ नहीं पा रहे हैं और उस तरह की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं इस तरह की मेहनत विपक्ष को करनी चाहिए। क्या जाट हरियाणा में बीजेपी को वोट नहीं कर रहा? खूब कर रहा है, इसलिए क्या है भाई, ये दादरी वाले जाट नहीं है, बाट वाले बिल्कुल खाटी जाट नहीं है। क्योंकि कई बार नहीं, एक मिनट, ये तो शाम वाले जाट नहीं है, ये जो हमको जो वोट मिले इनमें जाटों की वोट नहीं है। तो इसलिए ये जो नैरेटिव कोई चलाता है ना, वो जाट समाज का नुकसान कर रहा है। वो इस सत्ता के इकोसिस्टम से जाट समाज को दूर रख रहा है। जाटों ने खूब अच्छे से जो है खूब वोट किया है बीजेपी को, और जाट नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, नरेंद्र मोदी के साथ है। और जो इस तरह की बातें चलाने वाले लोग हैं वो जो है समाज का नुकसान कर रहे हैं। और ये बड़े षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने, पहले भी कुछ लोग छोड़ रखे थे, यूपी से आते थे यहाँ हमारे समाज को बहकाने के लिए, और उन्होंने डिस्टेंस पैदा कराई, योजना पूर्वक डिस्टेंस पैदा कराई, और डिस्टेंस के कारण से
जो और आगे जाना चाहिए था, और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था। कहीं से ऐसी चीज़ों को, वो चौधरी छोटूराम ने कहा ना कि भाई तू पहचान ले कि कौन तेरे भले में है, कौन तेरे भले में नहीं है। और तो ये इस नाते से समझना पड़ेगा। इन्होंने देखिए हर चीज़ एक उसमें चलती है। अब बीजेपी का समय चला हुआ है ना, बिल्कुल हो गए, तीसरी टर्म आ गई। क्या आपको दूर दूर तक और 20-30 साल कोई दिख रही है पार्टी आने की? संभावना कम है। नहीं है ना। तो वही इस इको सिस्टम के जाल में फायदा है सैनी साहब। तो इस इको सिस्टम के साथ चलने का फायदा है। यही समझ की बात है। जो अपने निजी स्वार्थों के लिए और इस तरह की बातें बोलते हैं और दूर रखते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो है सबका साथ सबका विकास, और जगह जगह सब, मैंने कहा बिहाड़ी में, ये मैंने बताया आपको, आपने ये कृष्णा गहलोत या जाटा नहीं बना रखी, ये पवन खरखोदा क्या बिना जाटा ही वोटा बन गया। सब जगह खूब दबा के जाटों ने वोट दिया हुआ है। ये खाम खा की नारेबाजी ये कुछ लोग करते हैं अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए, लेकिन समाज इस बात को समझ रहा है और आगे बढ़ा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ कहीं ना कहीं आज ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो एक लंबी बातचीत की है, और कहीं ना कहीं उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरीके से उन्होंने विकास के काम करवाए और किस तरीके से जो जनता है वो बहकावे में आई है कांग्रेस के, और जिसका नुकसान उन्हें ही नहीं बल्कि प्रदेश को भी हो रहा है। इस विषय को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।